हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां और बर्फ से ढके पहाड़। नेपाल का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले यही आता है ना? लेकिन आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम पहाड़ों पर नहीं बल्कि पानी के नीचे जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इस दस्तावेज के जरिए नेपाल के एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित जलीय रोमांच यानी पानी के अंदर के एडवेंचर को गहराई से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की चर्चा में क्या-क्या शामिल है। हम स्पीयर फिशिंग के बुनियादी परिचय से शुरुआत करेंगे, इसके लिए ज़रूरी उपकरणों पर नज़र डालेंगे, रोमांच की तैयारी कैसे करें ये समझेंगे, साथ ही मछली पकड़ने के उन तरीकों को जानेंगे जिन पर सख्त पाबंदी है, और आखिर में जलीय संरक्षण के महत्वपूर्ण नियमों को भी समझेंगे। चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्पीयर फिशिंग आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे होती है। नेपाल हमेशा से ही पर्वतारोहण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहा है, लेकिन स्रोत सामग्री से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या यहाँ का अगला बड़ा एडवेंचर सतह के नीचे छिपा है? बिल्कुल। राफ्टिंग और मछली पकड़ने जैसी एक्वाटिक एक्टिविटीज अब एक बिल्कुल नया फ्रंटियर खोल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए भी ये एकदम बेहतरीन और सुलभ अनुभव है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पीयर फिशिंग असल में क्या भला है? देखिए, ये नदी के किनारे आराम से बैठकर कांटा डालने वाला कोई आम खेल नहीं है। इसमें बाकायदा डाइविंग गियर पहनकर पानी के गहरे अंदर जाना होता है और फिर पोल स्पीयर या स्पीयर गन की मदद से मछली पकड़ी जाती है। लेकिन यहाँ दस्तावेजों में एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, इस रोमांच के लिए सही परमिट का होना बेहद जरूरी है। बिना अनुमति के पानी में उतरने की सख्त मनाही है। तो अब जब हम बुनियादी बातों को समझ चुके हैं, आइए दूसरे हिस्से पर चलते हैं और डाइविंग के लिए जरूरी उपकरणों की लिस्ट देखते हैं। किसी भी सुरक्षित और कामयाब डाइव के लिए पूरी तरह से तैयार होना सबसे अहम है। गाइड बुक में पूरे 7 जरूरी उपकरणों की एक बहुत ही स्पष्ट सूची दी गई है। इनमें शामिल हैं एक बढ़िया मास्क और स्नॉकल, पैरों के लिए फिन्स, मुख्य हथियार यानी पोल स्पीयर या स्पीयर गन, हाथों की सुरक्षा के लिए डाइव ग्लव्स, एक सेफ्टी फ्लोट, सामान सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफ बैग और जाहिर है एकदम सही डाइव वियर। सच कहूं तो इस पूरे गियर के बिना पानी में उतरने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। गियर तो तैयार हो गया, अब तीसरे भाग में देखते हैं कि इस शानदार एडवेंचर के लिए तैयारी कैसे की जाए और इसके लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी हैं। जैसा कि स्रोत सामग्री दर्शाती है, ये खेल उन लोगों के लिए भी कमाल का है जो इसमें बिल्कुल नए हैं। बस 2 मुख्य शर्तें हैं, पानी में रहने की थोड़ी बुनियादी सहजता होनी चाहिए और साथ में एक अनुभवी गाइड का होना जरूरी है। सही मार्गदर्शन मिल जाए तो नदी का ये रोमांचक सफर पूरी तरह से सुरक्षित और मजेदार बन जाता है। शुरुआती लोगों के लिए 3 बहुत ही साफ और आसान कदम बताए गए हैं। पहला कदम है अपनी शारीरिक फिटनेस और पानी में सहजता सुनिश्चित करना। दूसरा, भाले यानी स्पीयर को सुरक्षित तरीके से हैंडल करने की अच्छी प्रैक्टिस करना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, एक जानकार और एक्सपर्ट गाइड का इंतजाम करना। सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए एक एक्सपर्ट का साथ होना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य नियम है। अब बात करते हैं उन जगहों की जो इस एडवेंचर के लिए पहचानी जाती हैं। गाइड में नेपाल की 6 प्रमुख नदी प्रणालियों को खास तौर पर हाईलाइट किया गया है: त्रिशूली, सेती, कर्णाली, भेरी, कोशी और राप्ती। ये नदियां अपने साफ और शुद्ध वातावरण के साथ जलीय रोमांच के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार करती हैं। रोमांच अपनी जगह है, लेकिन नियम और कानून भी उतने ही जरूरी हैं। चलिए चौथे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, जो उन तरीकों के बारे में है जिन पर सख्त रोक लगी हुई है। यहाँ कानूनी और गैर कानूनी तरीकों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। एक वैध परमिट के साथ स्पीयर गन का इस्तेमाल करना और पकड़ी गई मछली को वापस छोड़ देना या सिर्फ स्थानीय स्तर पर खाने के लिए इस्तेमाल करना, ये सब पूरी तरह से मान्य है। लेकिन दूसरी तरफ बिजली का करंट लगाना, जहर मिलाना या डायनामाइट से धमाका करना, ये सुनकर ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसे विनाशकारी तरीकों पर पूरी तरह से और बहुत ही सख्ती से पाबंदी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लुप्तप्राय यानी खतरे में पड़ी मछलियों की प्रजातियों को सख्त सुरक्षा दी गई है। किसी भी हालत में उनका शिकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक बहुत ही अहम सेफ्टी रूल ये है कि जब सक्रिय रूप से निशाना नहीं लगाया जा रहा हो तो स्पीयर गन का सेफ्टी लॉक हमेशा ऑन रहना चाहिए। ये नियम इंसानों और जलीय जीवों दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद लाजमी है।
अब हम अपने विश्लेषण के पांचवें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो इस पूरे खेल के पीछे छिपे पर्यावरण संरक्षण के बड़े उद्देश्य को सामने लाता है। इस पूरे स्पीयरफिशिंग इकोसिस्टम का ढांचा 3 बेहद मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला है नेपाल पर्यटन बोर्ड के स्पष्ट दिशा निर्देश, दूसरा मछली पकड़ने से जुड़े नेपाल के सख्त नियम, और तीसरा पानी और उसमें रहने वाले जीवों के संरक्षण का लगातार चलता रहने वाला प्रयास। ये नीतियां ये सुनिश्चित करती हैं कि आज का एडवेंचर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन खूबसूरत नदियों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज के आधुनिक साहसी लोग इस नए एडवेंचर के रोमांच और जलीय संरक्षण की सख्त जरूरत के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पानी में गोता लगाने से पहले हर किसी को गहराई से विचार जरूर करना चाहिए।